चलिए फटाफट से कंसेप्ट नंबर 5 आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर अकाउंटिंग के लिमिटेशंस को। अच्छा, अकाउंटिंग में हर चीज का कुछ मेरिट्स होता है तो कुछ डिमेरिट भी होता है सर, कुछ फायदा है तो कुछ उसमें कमी भी होता है। अकाउंटिंग में कमी क्या है सर? पहला कमी हमने कहा था कि अकाउंटिंग में कुछ जगह पे मैनेजमेंट एस्टिमेट यूज करती है। क्या यूज करती है? एस्टिमेट, अनुमान लगाती है। और अनुमान लगाना सही भी हो सकता है, और अगर अनुमान गलत हुआ तो जो उन्होंने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया, जो उन्होंने एसेट लायबिलिटी दिखाया सर, हो सकता है वो गलत हो जाए। और अगर वो गलत है तो जो रिपोर्ट जा रहा है, जैसे इस बार सीबीएसई का बच्चा, सीबीएसई बच्चों का रिजल्ट अनुमान के बेसिस पे लग गया। अब बड़े सारे बच्चे दुख हो गए, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर एस्टिमेट होगा, एस्टिमेट सही भी हो सकता है, और अगर एस्टिमेट गलत हुआ बच्चा तो फाइनल इंफॉर्मेशन जो आएगा वो भी गलत होगा, यूजर्स जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत होगा। सो इट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है पॉइंट? अकाउंटिंग में हम किसका यूज कर रहे हैं? एस्टिमेट का। सो इट इज नॉट शोइंग फुल्ली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। हम 100% करेक्ट नहीं बोल सकते सर, मतलब अकाउंटिंग करने के बाद भी 100% करेक्ट नहीं। यस, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। सर एक अनुमान बता दो, जैसे यहाँ सुन लीजिए, जैसे ऐसा होता है बिजनेस में कि उनको लगता है कि पिछले साल हमारे 2% कस्टमर पैसा लेके भाग गए। 2% कहने का मतलब, मान लो 1 लाख रुपए का कस्टमर है, उधार बेचा है, 1 लाख का 2% 2,000 रुपए। सर 2,000 रुपए कस्टमर को उधार लेके क्या हुआ? वो भाग गए, मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस। तो अब मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हो सकता है कि इस साल, हो सकता है अगले साल भी 2% पैसा लेके कस्टमर भाग जाए। तो ये तो अनुमान लगा रहे हैं ना सर, हो सकता है ज्यादा भी लेके जाए या हो सकता है कम भी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखते भी चलिए तो साथ साथ कॉपी निकाल लीजिए। अच्छा, कितना जगह अभी आप लोगों को हुआ है? एक पेज ये लगा होगा, एक मुझे पेज बता दीजिए तो। एक पेज, दो, दो, तीन। हाँ, तो जो बच्चे अगर नोटिंग नहीं किए हैं 3 पेज छोड़ के लिख लीजिए, और जो बच्चे किए हैं वो आगे बढ़ जाइए। सेकंड सर, सेकंड कमी क्या है? लिख लीजिएगा। इट इग्नोर्स qualitative aspects. It ignores qualitative aspects. Even quality factor also influences the performance of business organization. समझे इस पॉइंट को? ये क्या आपने लिखवा है? इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अगर दिक्कत हो कोई भी वर्ड में, स्पेलिंग में, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग सीनियर है, तो अब वैसा स्पेलिंग का तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। सर पूरे 10 साल आप सीबीएसई पढ़ के आए, बचपन से एबीसीडी सीख के आए, तो छोटे छोटे वर्ड्स में। चलिए पॉइंट समझिए तो क्या कहता है। अच्छा, अकाउंटिंग में हम सिर्फ मनी की बात करते हैं। अकाउंटिंग में हम किसकी बात करते हैं? मनी की। सर मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि हम अकाउंटिंग में क्वालिटी को रिकॉर्ड, मनी क्वांटिटी होता है, क्वालिटी को रिकॉर्ड, लेकिन सर क्वालिटी भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। एग्जांपल, हाँ वही, 2 एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉय बड़ा ऑनेस्ट है, समझ रहे हैं, ईमानदार है, और दूसरा एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, और दोनों एम्प्लॉय सेम पोस्ट पे है, मैं दोनों को सैलरी 20,000 देता हूँ। मुझे एक बात बताओ सर, जो पर्सन ऑनेस्ट होगा उससे बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, और जो पर्सन डिसऑनेस्ट होगा
सर जो पर्सन बात करता होगा, दूसरे को डिस्टर्ब करता होगा, उससे बिजनेस का परफॉर्मेंस। लेकिन दोनों को सैलरी कितना दे रहा हूं? 20,000 20,000। मुझे बताइए 20,000 तो रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, क्या ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी रिकॉर्ड करते हैं? सर अकाउंटिंग में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? मनी की। हम सिर्फ किसको रिकॉर्ड करते हैं? मनी को। हम क्वालिटी को रिकॉर्ड, हम ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी को रिकॉर्ड। लेकिन सर उससे भी तो बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या होगा? इन्फ्लुएंस करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं बिजनेस में एक कमी है, वो कमी ये है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मनी की बातें करता है। इवन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो है तो क्वालिटी में, लेकिन बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन। बताओ मुझे पॉल्यूशन। सर पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, पूरे एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम चल रहा है पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन को सर हम मनी में मेजर नहीं करते हैं और ना ही उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या उससे बिजनेस अफेक्ट करेगा? यस सर। जो कंपनी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी हो सकता है उसको बंद करना पड़ जाए, हाँ या ना? सर मतलब कुछ ऐसे भी क्वालिटी फैक्टर्स है जिसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। ये बताइए एडवांटेज है या लिमिटेशन है? लिमिटेशन से कमी है अकाउंटिंग। बात आपको समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग में कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते सर? क्योंकि उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। तो थर्ड पॉइंट, it ignores price level changes. It ignores, it किसके लिए आ रहा है? अकाउंटिंग के लिए आ रहा है। अकाउंटिंग में सर हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं। ये प्राइस लेवल चेंजेस क्या है? प्राइस लेवल चेंजेस। अच्छा बताओ, एक कार आज मैंने खरीदा है, 10 साल बाद उस कार की वैल्यू सेम होगी या चेंज हो जाएगा? सर एक कार मैंने आज खरीदा है, 10 साल बाद उस कार का वैल्यू सेम होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज। एक जमीन दादाजी ने खरीदा था, उस जमीन का वैल्यू आज सेम होगा या चेंज हो जाएगा? लेकिन पता है अकाउंट्स में अगर एक जमीन को आपने 1 लाख में खरीदा तो आप उसको 20 साल बाद भी कितने पे दिखा रहे हैं? 1 लाख पे दिखा रहे हैं। मतलब अकाउंटिंग में हम अगर एक बार रिकॉर्ड कर दिए 1 लाख पे, तो वो बताओ अगले साल अगले साल अगले साल वो किस पे शो हो रहा है? 1 लाख पे ही हो रहा है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई। सर मतलब आप ये कह रहे हो कि मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन आप उसको अकाउंट में शो। मुझे बताइए क्या जो वैल्यू हमारे अकाउंट में दिखेगा वो सही होगा या गलत होगा? अगर मैंने एक जमीन खरीदा, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख की जमीन, आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए चल रही है। मोती झील का जमीन देख लो सर, पापा जी दादाजी 1980 में 1 लाख रुपए में खरीदे थे, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ चल रही है। अच्छा बताओ, हमने अकाउंट्स में 20 साल पहले उसको 1 लाख में दिखाया, सर आज भी कितने पे दिख रहा है? 1 लाख पे, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना है? 1 करोड़। तो मुझे बताइए अकाउंटिंग में ये एक कमी है कि अकाउंटिंग प्राइस में जो चेंजेस आता है उस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये भी एक कमी है। सर मार्केट वैल्यू कुछ और है, आप अपने अकाउंट में कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब यूजर को गलत इंफॉर्मेशन जा रहा है। आप बताओ, अगर मैंने आपको एक जमीन का वैल्यू अपने सर फॉर एग्जांपल अपने एसेट में दिखाया कि 1 लाख का है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे 20 लाख का लोन दे दे, दीजिएगा क्या? मेरे एसेट एसेट कितना है? लैंड कितना है? 1 लाख। मैं आपसे कितने का लोन मांग रहा हूँ? 20 लाख का। आप नहीं दोगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा अरे उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आप बोलोगे ठीक है मैं दे दूंगा, जमीन का कागज मेरे पास गिरवी। तो यहाँ पे लिखिएगा थर्ड नंबर, ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग में हम प्राइस चेंजेस को दिखाते नहीं। फोर्थ, अच्छा ये प्रॉब्लम समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये वायर का प्रॉब्लम है या किस चीज का है। एक मिनट, चलिए लिखिए फटाफट से। एट, इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग।
अच्छा अकाउंटिंग से विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। अच्छा समझते हैं विंडो ड्रेसिंग वर्ड को। विंडो मतलब क्या होता है, कोई बताओ मुझे। खिड़की। और ड्रेसिंग मतलब सजाना। अच्छा देखो मैंने खिड़की को सजा दिया है सर, इसके बाहर क्या है पता नहीं, इसके अंदर क्या है पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो, घर में पूरा गंदा लगा के रखते हो और बाहर से क्या करते हो, फटाफट से पर्दा लगा दो। इससे क्या होता है, सिर्फ बाहर वाला कुछ और देख रहा है और जबकि रियलिटी। अकाउंटिंग में ऐसे बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर आपको पता है किंगफिशर। सर जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग के हेल्प से हम कुछ इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं, गड़बड़ घोटाला दिखा तो रहे हैं, बड़े सारे संपत्ति है लेकिन रियलिटी में कोई एसेट नहीं। दिखा तो रहे हैं बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है लेकिन रियलिटी में प्रॉफिट नहीं। सर मतलब ये कि अकाउंटिंग के हेल्प से बहुत सारी चीजें बिजनेस की मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, यूजर को कुछ और दिखेगा लेकिन रियलिटी। इसी को हम लोग अकाउंटिंग के वर्ड्स में क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पे लिख लीजिए तो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स, इट मीन्स, मैं यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। विंडो ड्रेसिंग मीन्स, विंडो ड्रेसिंग जो ऊपर में लिखा है वही लिखिएगा। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट so as to conceal। सर कंसील का मतलब होता है छिपाना। कंसील वाइटल इंफॉर्मेशन, conceal vital information so as to conceal vital information and show better picture different from reality। विंडो ड्रेसिंग क्या है सर, हम अपने अकाउंट में कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, गड़बड़ घोटाला, गलत करना, इधर का उधर करना। इससे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम लोग हाइड कर लेते हैं और बेटर पिक्चर दिखाते हैं कि भाई हमारे पास बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है लेकिन रियलिटी ऐसा होता है ना। आजकल तो मार्केटिंग का टाइम है, एडवर्टीजमेंट का टाइम है, तो एक्चुअली क्या होता है मार्केटिंग के टाइम में क्या है, सब कुछ तो अच्छा अच्छा दिखाया जाता है लेकिन जब आप जाते हो तो पता चलता है अरे इसमें तो ये भी कमी है, ये भी कमी है, मतलब रियलिटी कुछ और है और वो शो कुछ और है। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन से लिमिटेशन पढ़ा आपने, चार। सर कौन कौन सा लिमिटेशन आया, चार पॉइंट पढ़ा, कौन कौन, फटाफट। पहला सर, पहला ये कि अकाउंटिंग में हम क्या यूज करते हैं, एस्टिमेट। और एस्टिमेट जहां यूज होगा बच्चा वहां पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो। सेकंड, अकाउंटिंग में हम क्वालिटी फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, तो सर पक्का बात है उसके बेस अगर आप क्वालिटी को इग्नोर कर दो तो इन्फॉर्मेशन भी 100% करेक्ट नहीं हो। थर्ड, अकाउंटिंग में हम प्राइस चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, प्राइस में जो चेंज आ रहा है सर उसको हम रिकॉर्ड। एंड फोर्थ वन, अकाउंटिंग के हेल्प से विंडो ड्रेसिंग किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है। सर ये सारे पॉइंट शो कर रहे हैं कि यूजर हो सकता है कि गलत डिसीजन ले ले। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर लगे कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बोलना कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या जाता है। कंसेप्ट 5 के बाद कंसेप्ट 6। कंसेप्ट 6 बस एक चीज याद रखना कि कोई भी चीज पेंडिंग। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, पेंडिंग के लिए मैं एग्जांपल यही देता हूँ, ये पेन है, मैं अभी होल्ड किया हुआ हूँ। अच्छा बताओ मुझे अभी दर्द कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, होल्ड से क्या दर्द करेगा, पेन पकड़ा हुआ हूँ दर्द नहीं करेगा। अच्छा 2 घंटे होल्ड किया, 8 घंटे होल्ड किया, 24 घंटे से होल्ड किया हुआ हूँ, 2 दिन से ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, मुझे बताओ अब क्या दर्द करेगा।
तो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग अपने होमवर्क को पेंडिंग करते जाते हो, पेंडिंग 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 पेंडिंग, और जब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन का पेंडिंग हो जाएगा तो वो संभलने वाला नहीं। तो प्लीज कोई भी टास्क पेंडिंग जितना पढ़ेंगे 7 अच्छे से करके कंप्लीट। कंसेप्ट 6 लिखिएगा। 5 है, अच्छा ठीक है, नहीं यहाँ 5 लिखा हुआ है, 6 है, 6 है, 6 है। कंसेप्ट 6 बुक कीपिंग। देखो मेरे पास कोई नोट्स वोट्स नहीं है, तो आप लोग अच्छे से लिखना और मुझे सीक्वेंस में हेल्प करना, ठीक है। कंसेप्ट 6 चल रहा है आपका, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग तो हमने समझ लिया है, हमें ये वर्ड बता दो। अकाउंटिंग तो आपने समझा कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक कम्युनिकेट कर देते हैं ताकि यूजर उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। ये सारी बातें आपने कहाँ सीखी थी? तो अगर मैं बुक कीपिंग बता दूं तो आप बुक कीपिंग को अकाउंटिंग से डिफरेंस कर सकते हैं, यस और नो। अगर आपको ये पता है कि राम कैसा है और मैं मोहन का डिफरेंस राम से कर रहा हूं, मैं मोहन बता दूंगा तो मोहन वर्सेस राम आप कर लेंगे, यस और नो। बुक कीपिंग क्या है सुन लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है, बुक कीपिंग को हिंदी में कहते हैं पुस्त पालन, पुस्तक का पालन करना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की किताबों को सही सही मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। सुन लीजिए, हेडिंग डाल के सुन लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट नंबर 6 हेडिंग डाल लीजिए और पहले सुन लीजिए। सर बुक कीपिंग है क्या? अकाउंट्स की किताबों को सही सही मेंटेन करना, अकाउंट की किताबों को सही सही मेंटेन करना, उसको हम क्या नाम देते हैं? बुक कीपिंग। नाम से ही देखो, बुक और कीपिंग। सर सही सही मेंटेन करना, कैसे सही मेंटेन करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग का कॉपी, एक कॉपी आपके बैग में होता है, एक आपका कॉपी आपके दोस्त के घर पे होता है, एक आपका कॉपी तीसरे जगह होता है, तो क्या इसको हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस कहेंगे क्या? नो। सर बिजनेस में सही मेंटेन करने का मतलब है कि बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है, जिस स्वभाव का ट्रांजेक्शन है, उसको उसी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। मैथ्स का चीज आप कहाँ लिखते हैं? साइंस का चीज, इंग्लिश का, ताकि आपको कन्वीनियंट हो सके। वैसे ही हम बिजनेस में अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए अलग बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश। सर कैश का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक। अच्छा उधार बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम लोग सेल बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बुक। सर उधार परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग बुक मेंटेन करते हैं, परचेज बुक। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि सही सही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, जो जिस बुक में जाना चाहिए उसी बुक में रिकॉर्ड करना। क्लियर है पॉइंट? सर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, जिस बुक में रिकॉर्ड करना है उसी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, दैट इज कॉल्ड। और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक पॉइंट लिख लीजिए फिर साथ में समझते हैं। देखिएगा बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग is a proper maintenance of proper maintenance of proper maintenance of। अच्छा कल के क्लास में नहीं हुआ था ना? ऐसा कल के क्लास में नहीं हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रहा है, जो देखने आए उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। वोल्टेज का इशू है, वायर का इशू है, क्या इशू है? नहीं होगा तो वायर चेंज कर दो। हाँ, बुक कीपिंग इज अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा अकाउंट को मैं शॉर्ट में, अकाउंट पूरा कैसे लिखते हैं आप? ACCOUNT। अकाउंट को शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स it is a systematic recording of transactions in proper books of account।
अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते थे, लेकिन उसके अलावा हम रिपोर्ट भी तैयार करते थे और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करते थे। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। लिख लिया ये पॉइंट। ये क्या कह रहा है सर? बुक कीपिंग को हम क्या कहते हैं? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को। कहाँ पे रिकॉर्ड करना? प्रॉपर बुक्स ऑफ। अच्छा, अकाउंटिंग में मैं ये कह रहा था, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े सारे काम करते थे। क्या क्या? रिपोर्ट तैयार करना, फिर रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना। लेकिन ये पार्ट बुक कीपिंग में, मतलब बुक कीपिंग एक छोटा सा हिस्सा है। किसका छोटा हिस्सा है? अकाउंटिंग। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग is a part of accounting. As it involves a recording of transactions, classification of transactions. ये क्या है ये मैं समझा दे रहा हूँ। अच्छा, अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या करते थे? आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना और लास्ट में कम्युनिकेट करना। मैंने कुछ नहीं, जो आपको लिखा है उसी वर्ड का पहला लेटर लिखा। सर, अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, समराइज रिपोर्ट तैयार बनाते थे और रिपोर्ट को फिर सी फॉर कम्युनिकेट कर देते थे, यूजर्स तक कम्युनिकेट। लेकिन सर, अगर हम स्टार्टिंग का ये 4 स्टेप ले ले बच्चा, तो यही 4 स्टेप किसका आ जाएगा? बुक कीपिंग का आ जाएगा। सर, बुक कीपिंग क्या है? आप ट्रांजेक्शन को सही सही रिकॉर्ड कर लो, बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग क्या है? रिपोर्ट सही सही बनाओ। और रिपोर्ट किसके आधार पे बनेगा? ट्रांजेक्शन के आधार पे। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? अकाउंटिंग में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट किसके आधार पे बनेगा? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन सही सही कहाँ रिकॉर्ड होगा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का बस इतना काम है कि ट्रांजेक्शन को सही सही रिकॉर्ड करो, जबकि अकाउंटिंग का काम क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करो और रिपोर्ट को फिर यूजर्स तक कम्युनिकेट। तो बड़ा कौन होगा? बड़ा भाई कौन है? अकाउंटिंग। और इसका छोटा सा हिस्सा कौन है? ये भी डिफरेंस हो गया कि बुक कीपिंग इज अ नैरो अप्रोच व्हाइल अकाउंटिंग इज अ वाइडर अप्रोच। छोटा, नैरो, बड़ा, वाइडर या ब्रॉडर कहते हैं। कोई दिक्कत? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हाइल अकाउंटिंग इंक्लूड्स। अकाउंटिंग किसको शामिल करेगा? बुक कीपिंग को शामिल। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप मालिक हो, मालिक डिसीजन किसके आधार पे लेगा? बुक कीपिंग के आधार पे लेगा या अकाउंटिंग के आधार पे? अकाउंटिंग। सर, बुक कीपिंग के आधार पे नहीं, मालिक को तो रिपोर्ट चाहिए और रिपोर्ट किसमें बनता है? अकाउंटिंग। अच्छा, एक और बात बताओ, ये रिपोर्ट बनाना क्या कोई भी पर्सन बना देगा या एक्सपर्ट की जरूरत होगी? एक्सपर्ट। रिपोर्ट जो बनता है सर, अकाउंटिंग का काम कौन कर सकता है? एक्सपर्ट, स्किल्ड पर्सन कर सकता है। लेकिन ये बुक कीपिंग का काम, अगर मैंने आपको सिखा दिया, देखो सर, अगर जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो इसको डेबिट लिखना और इसको क्रेडिट लिखना, इसको प्लस में लिखना, लेफ्ट हैंड साइड लिखना और इसको राइट हैंड साइड। सर, वो तो कोई क्लास 8 का भी बच्चा कर सकता है। मेरा ये कहना है कि बुक कीपिंग का काम बच्चा कोई भी कर सकता है, अगर उसको सिखा दिया जाए, प्रैक्टिस करवा दिया जाए। लेकिन ये अकाउंटिंग का जो काम है, ये अकाउंटिंग का जो काम है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पर्सन कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग से एक्सपर्ट, इसलिए आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटिंग। ये मोस्ट ऑफ द काम जो होता है, किसके ऑथेंटिकेशन से कौन साइन करता है? चार्टर्ड अकाउंटिंग।
बड़ी बड़ी कंपनी का जो ये प्रॉफिट लॉस बनता है उसको साइन कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तभी जाके माना जाता है कि वो प्रॉफिट लॉस सही है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पे अपने से डिफरेंस कर सकते हैं। मुझे फटाफट बताओ, बुक कीपिंग क्या होता है? छोटा पार्ट होता है, जबकि अकाउंटिंग एक बड़ा पार्ट होता है। तो बुक कीपिंग में सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग के अलावा भी बड़े सारे काम करते हैं। कौन कौन? रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट को यूजर तक कम्युनिकेट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? सर अकाउंटिंग का काम हमेशा एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि बुक कीपिंग का कोई क्लरिकल पर्सन। अच्छा, क्लरिकल मतलब सर, क्लरिकल मतलब कोई भी पर्सन। हाँ, क्लर्क आप कहते हैं ना, क्लर्क मतलब जनरल पर्सन भी इसको परफॉर्म कर सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7 इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट्स और बोथ। साइंस, आर्ट्स। साइंस का मतलब क्या होता है सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ हाँ, तो विज्ञान क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या कोई भी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट विज्ञान कहा जा सकता है? नहीं बच्चा, ध्यान दो। विज्ञान का मतलब होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझा दे रहा हूं। ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज, और वो सब्जेक्ट में कुछ रूल्स हैं, वो सब्जेक्ट किस पे टिका है? रूल्स पे टिका है, उसको हम लोग साइंस विज्ञान कहते हैं। सर साइंस मतलब किसी भी विषय के बारे में नॉलेज प्राप्त करना, क्या होता है? साइंस। एग्रीकल्चर का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइंस। सर हम बायोलॉजिकल, हम लिविंग बींग्स का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइंस। हम यूनिवर्स का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइंस। हम केमिकल रिएक्शंस का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो। मैं आपके माइंड में जो एक भरा हुआ है, कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा फीलिंग होता है कि सर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लो वही साइंस है, उसको हम लोग प्योर साइंस कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इज अ प्योर साइंस। प्योर साइंस का मतलब सर वैसा साइंस जिसके प्रिंसिपल कभी चेंज, जिसके रूल्स कभी भी चेंज। आप जो बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ते हो, उसका नियम से पूरे ब्रह्मांड में कभी भी चेंज नहीं होता है, वो भी साइंस है। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, वो भी साइंस है। सर आप लोग कहते थे ना सोशल साइंस, हम लोग तो कंफ्यूज होते थे कि सोशल स्टडीज बोले कि सोशल साइंस बोले। सी, आप समाज के बारे में स्टडी कर रहे हो, वो भी क्या है? साइंस। देखो मैं ये चीज बता रहा हूँ, फॉरेन में, यूएसए में कॉमर्स करके कोई स्ट्रीम नहीं है सर। वहां पे आप ये पढ़ते हैं बैचलर ऑफ साइंस के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस के अंदर ही, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स, आप ग्रेजुएशन करोगे तो बैचलर करोगे। बैचलर ऑफ साइंस वहां पे हम लोग करते हैं अकाउंट्स। मतलब वहां पे कॉमर्स का एक अलग फील्ड, वो कॉमर्स भी किसके अंदर है? साइंस के अंदर। मैं ये कहना चाह रहा बच्चा कि कोई भी फील्ड का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्टडी करते हो, और उस सब्जेक्ट के अपने रूल्स हैं, तो वो क्या है? साइंस। इज इट क्लियर? हाँ, प्योर साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, क्योंकि उनके रूल्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब आप समाज के बारे में पढ़ते हो, तो जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, पीपुल के बारे में पढ़ते हैं, जब हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, तो समय के साथ इनका नियम चेंज हो जाता है। सर आज से 100 साल पहले दादाजी के टाइम में जो बिजनेस था, सर 50 साल पहले जो बिजनेस था, आज जो बिजनेस है, आने वाले टाइम में जो बिजनेस होगा, उस बिजनेस को करने का तरीका, उनके नियम चेंज हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड के जो रूल्स है, जो यूनिवर्स के रूल्स हैं, जो अर्थ, मार्स, फिजिक्स आप लोग जो भी पढ़ते हो, उसमें कोई चेंज। सर आज से 1000 साल पहले या आज के 1000 साल बाद भी वो नियम हमेशा सेम रहेगा। तो एक माइंड में बैठा लीजिए, साइंस एक बहुत ब्रॉडर है। आप जिससे मैथ्स भी साइंस है, यस। आप मैथ, गणित में भी सर विज्ञान प्राप्त करते हो, नॉलेज प्राप्त करते हो। इवन मैथ्स इज अ साइंस। डांसिंग के बारे में स्टडी करना, म्यूजिक के बारे में स्टडी करना, गेम्स के बारे में स्टडी करना, एवरीथिंग इज अ साइंस। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, कोई डांस अगर करता होगा तो वो भी तो सीखता है ना, नॉलेज लेता। अच्छा आप कहते हो सर म्यूजिक जो होता है वो सारे गामा पा जो नोट्स होते हैं उस पर, सर ये भी तो क्या है? साइंस है। मुझे बताइए आर्ट्स क्या होता है? हाँ, कला। कला है क्या? फटाफट से बताओ, कला है क्या? सर हम तो समझते हैं नहीं पढ़ना है तो आर्ट्स ले लो। बिहार का तो यही यही रूल है
कि जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते उनके पेरेंट्स कहते हैं आर्ट्स ले लो, 2-4 साल बाद शादी करवा देंगे, कहानी खत्म, उसके बाद आपका पढ़ाई खत्म। लेकिन पता है बाहर में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस का एग्जाम का देते हैं, वो लोग आर्ट्स लेते हैं। आपको ये पता नहीं हो, टॉपर ऑल ओवर इंडिया में जो टॉपर आते हैं 100% 99.99% वो लोग आर्ट्स लेके पढ़ते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये सब इसमें आते सर। मतलब हमें तो बोरिंग लगता है, उनको इंटरेस्टिंग कैसे लगता है? आप अगर किसी कहानी में, स्टोरी में इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। आर्ट्स का मतलब सिंपल क्या है, जब कोई नॉलेज होता है उस नॉलेज को आप यूज करते हैं। कोई नॉलेज है, उस नॉलेज के यूज करने को हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट्स। ध्यान दीजिए, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाके परफॉर्म कर रहा है अपने नॉलेज को, सर इसका मतलब वो क्या कर रहा है? आर्ट्स। सुन लीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। एक पेंटर अपने नॉलेज को पेंटिंग के लिए यूज कर रहा है। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, क्रिएटिव स्किल, सर वो सब क्या है? आर्ट्स। मतलब नॉलेज होना साइंस है और उस नॉलेज को यूज करना आर्ट्स। अच्छा, मैं भी कॉमर्स पढ़ के आया सर, और भी टीचर्स कॉमर्स पढ़ के आए, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका अलग होगा। कभी दो टीचर के पढ़ाने का तरीका सेम, इवन सेम सब्जेक्ट को वो एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। जब मैंने नॉलेज प्राप्त किया था तो मेरा साइंस था, लेकिन आज मैं आपको जब टीच कर रहा हूँ वो मैं अपने ओन स्टाइल में कर रहा हूँ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? आर्ट्स। और आपने पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका आर्ट्स, उतना ही आपकी कला अच्छी होगी। अब आप इससे क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा बच्चा कि अकाउंटिंग साइंस भी है और अकाउंटिंग आर्ट्स भी है। जब हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं तो अकाउंटिंग साइंस बन जाता है, जब उस नॉलेज को यूज करते हैं तो अकाउंटिंग आर्ट्स बन जाता है। सर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कंपनी में जाके जब अकाउंटिंग का काम करेंगे, वहां डेबिट क्रेडिट करेंगे, हम देखेंगे। अच्छा देखो, आप शोरूम देखते हो ना, हुंडई का शोरूम है, इतने सारे शोरूम है, सर वहां पे भी तो अकाउंटिंग का काम करने वाले पर्सन है, वो लोग काम करते हैं। अच्छा वो बोलते हैं कार आया है, कार को डेबिट करो, बैंक से पैसा गया है, बैंक को क्रेडिट करो, आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो सर, मतलब वो रियल में अप्लाई कर रहा है बच्चा। इसका मतलब वो अपने नॉलेज को यूज कर रहा है, और जिस दिन आप अपने नॉलेज को यूज करते हो वो साइंस से क्या बन जाता है? आर्ट्स। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज आपको तभी होगा जब आपको नॉलेज भी अच्छा हो, और जब जब आपको उसका प्रैक्टिस भी अच्छा। आप कोई न्यू डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते जनरली, कोई भी पर्सन, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है उसके पास जाना, क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास दोनों चीज होता है, नॉलेज भी और एक्सपीरियंस करने का मतलब उनके पास प्रैक्टिस भी होता है, आर्ट्स भी होता है। सिर्फ नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा, आप जब कुछ काम करते हो, करते करते भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये लिख लीजिए, ये पॉइंट लिखिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है, तो आपको क्या बोलना है? अकाउंटिंग साइंस भी है भाई और अकाउंटिंग आर्ट्स भी है, और एक्सप्लेन कीजिए उसको। साइंस इस मायने में क्योंकि अकाउंटिंग का भी नियम है, और हम अकाउंटिंग के नियम को सीखते हैं, किसी भी नियम को सीखने को हम साइंस कहते हैं। जिसको आप लोग कहते हो, कभी आपने पढ़ा हो, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसा वर्ड नहीं है क्या कभी? साइंस है, चलो ठीक है, अभी अभी लिख लेते हैं। चलो आप लोग क्लास 8, 9, 10 में भी मतलब साइंस, चलिए ठीक है, आता है 8, 9 कहीं ना कहीं तो आता है। लिखिएगा, साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक और सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, बॉडी का मतलब यहाँ पे बॉडी मत समझ लीजिएगा, बोलिएगा सर शरीर, शरीर नहीं, कलेक्शन ऑफ नॉलेज। सर बॉडी भी क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, हाथ है, आंख है, नॉलेज। और आर्ट्स क्या है? आर्ट्स इज द, अभी तक सिर्फ कला का ही जानते थे, इसको लिख लीजिए, आर्ट्स इज द एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, क्या हुआ? एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्ट्स में क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। आर्ट्स पर्सन टू पर्सन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आर्ट्स वेरी कर जाता है पर्सन टू पर्सन।
फॉर एग्जाम्पल टू टीचर्स, टू एक्टर्स, टू डांसर्स कभी भी एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। और साइंस में क्या होता है, साइंस के अपने यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख दीजिए, साइंस का अपना प्रिंसिपल्स होता है। जब भी आप नॉलेज सीखने की बात करते हो तो सर हम उस सब्जेक्ट का क्या सीखते हैं, प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग is both science as well as arts। सर अकाउंटिंग दोनों है, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में भी रूल्स होता है और उस रूल को भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग दोनों है सर। एज लिखिए लीजिए, एज इट हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स which are to be applied क्लियर। अकाउंटिंग दोनों है, साइंस भी आर्ट्स भी है। सर साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी हम नॉलेज सीखेंगे, रूल सीखेंगे। और आर्ट्स क्यों है, क्योंकि उस रूल का हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आपसे अगर पूछ ले 1 मार्क्स में कि बताओ अकाउंटिंग साइंस है, आर्ट्स है, दोनों है, नन ऑफ दीज अकाउंटिंग इज, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अकाउंटिंग इज डैश, ए ऑप्शन आर्ट्स, बी ऑप्शन साइंस, सी ऑप्शन आर्ट्स और साइंस बोथ, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, सी इज द राइट। हमें याद रखना है कि सर हम लोग 1 मार्कर के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो हमें इसी कंसेप्ट के अंदर एमसीक्यू खुद से रेडी कर लेना है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। क्योंकि चैप्टर 1 है तो इतना तो पता है ना, थ्योरेटिकली होगा, क्योंकि कभी भी किसी का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा क्या होता है, थ्योरी होता है। कंसेप्ट नंबर 8 छूट गया क्या मतलब? लिखो लिखो फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो। कंसेप्ट 8, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई मुझे बताओ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम? अच्छा आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनी अपने कस्टमर का डाटा मेंटेन करती है और उस डाटा को करोड़ों रुपए में दूसरे कंपनी से बेच देती है। तो ऐसा करती है, आपका नेम, आपका नंबर, आपका जीमेल, ये सारा उनके पास मेंटेन होता है। सर कैसे? आजकल हम लोग जहाँ पे भी खरीदते हैं या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फट से अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी सब तो उसी से। एयरटेल के पास अपना सारा डाटा चला गया। अब एयरटेल मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलायंस को करोड़ों अरबों में, अच्छा एक बात सोचते हो कि ये जो इतनी इतनी ज्यादा आजकल एडवर्टीजमेंट हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, यूट्यूब पे ये हो रहा है, सर उन लोगों को पैसा कहाँ से आता है? देखो मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आजकल आप देखो अन अकेडमी, ये सब जो है इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? सर कोई इन्वेस्ट करता होगा, कोई ना कोई इन्वेस्ट कर, वो तो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, उनके पास जो डाटा आता है उस डाटा को भी
क्या उससे भी पैसा कमाते हैं? बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा एक बात सोचो, ये जो जोमेटो वाले हैं और कौन नहीं, एक और कौन सा आता है जोमेटो, स्विगी, सर ये सब मतलब सुनने आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं। सर 300 वाला ऐसे जाके खाओ तो 300 लग रहा है, फर्स्ट टाइम करो तो कूपन में 0.5% डिस्काउंट भी दे देते। सर ये डिस्काउंट मान लीजिए करोड़ लोग है, करोड़ लोग ने डाउनलोड किया। प्लीज समझना कंसेप्ट, बिजनेस समझना है तो सब कुछ समझना पड़ेगा। और बिजनेस अब बहुत वाइडर हो गया है, पहले से फिजिकल प्लेस होता था, अब कोई फिजिकल प्लेस नहीं, अब तो ऑनलाइन पूरा है। सर ये सब जो डिस्काउंट होते हैं, मान लीजिए एक पर्सन को डिस्काउंट दे दिया 70 रुपीज या 100 रुपीज, मान लीजिए ऐसे करोड़ों लोग, 1 करोड़ लोग को डिस्काउंट दिया, तो एक पर्सन को 100 रुपए, तो सर 1 करोड़ को 100 करोड़, सर 100 करोड़ डिस्काउंट, मतलब बिजनेस किया नहीं। और कर क्या रहे, वो कोई गुड्स बेच रहे हैं? सर वो कोई गुड्स नहीं बेचते, बल्कि वो रेस्टोरेंट वाले गुड्स बेचते हैं। जोमेटो स्विगी ये सब कोई सामान नहीं बेचते। सर मान लो मेरा रेस्टोरेंट है यो चाइना फॉर एग्जांपल, मैंने यो चाइना का एडवर्टीजमेंट कहां पे करवा दिया है? जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन। सर ये सब यहाँ तो हम लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सामान तो कौन बेच रहा होगा? सेलर। और सामान कौन खरीद रहा है? बायर। सेलर और बायर, हम लोग बस एक, अमेजन क्या कर रहा है, एक आपको जगह प्रोवाइड कर रहा है कि भाई हम जगह दे रहे हैं, इस जगह पे आप अपना एडवर्टीजमेंट करो। जैसे टेलीविजन देखो ना, टेलीविजन पे आधा घंटा का जगह बिकता है, आधा घंटा का स्लॉट, ये टेलीविजन पे दिखाना है तो आधा घंटा का स्लॉट बेचा जाएगा। 7 जो शाम का टाइम होता है, जो प्राइम टाइम होता है, उसका पैसा। सर जैसे न्यूज़पेपर में स्लॉट बेचा जाता है, देखो थोड़ा समझो ब्रॉड, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चा, ये जो जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, सर ओयो होटल, ये उबेर, ओला कैब, सर ये सारे आपको बड़े सारे छूट देते हैं। ये छूट आता कहाँ से है? क्या ये कमा कमा के पैसा भर आता कहां से? मुझे ये डिस्कशन करना है। क्या ये कस्टमर कैसे ये पैसा कमा रहे हैं? सर ये पैसा सिर्फ दिखाने के लिए एक तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन पीछे में 100 तरीके से ये कमा रहे हैं। और करते क्या है? सबसे इनका मेन है कस्टमर लिस्ट, लिस्ट ऑफ कस्टमर को ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। आपने कोई एक मूवी भी थी, साउथ मूवी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी यही होता था, आधार कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन सब देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा कि डाटा भी बेचा जाता है। और सोचो ये 100 करोड़ का डिस्काउंट कैसे देते होंगे? मान लीजिए मैंने बड़ी बड़ी कंपनी, 100 कंपनी को पकड़ा, मैंने उनको कहा कि मैं आपको 1 करोड़ कस्टमर का क्या दूंगा? डाटा दूंगा। आजकल देखते हैं आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, इस दिन से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत सारे आजकल एप्लीकेशन हो गए। ये कर क्या रहे हैं सर? मतलब सिंपल सर, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऑनलाइन ऐप हैं या ट्रांजेक्शन है जो कस्टमर के डाटा को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। और वो कस्टमर का डाटा, आपको पता है ऐसा नहीं है कि 10,000 में बेच देते हैं। अगर 1 करोड़ कस्टमर है तो कम से कम वहां डीलिंग जो होता होगा पक्का 10 करोड़ 50 करोड़ का डीलिंग होता है। मतलब उनका डीलिंग बहुत वाइडर है। और सिर्फ एक कंपनी से मान लो 1 करोड़ का बेच करके 1 ही करोड़ आ गया, 100 कंपनी को बेच दिए तो कितना आ जाएगा? 100 करोड़। अच्छा आपके बैंक में, सर बैंक में भी डाटा होता है लेकिन वो पब्लिक गवर्नमेंट है तो शेयर नहीं। अच्छा बताओ, आप बैंक में मिनिमम बैलेंस 3,000 रखते हो, अगर 1 करोड़ कस्टमर है तो बताइए बैंक के पास मुफ्त में कितना पैसा आ गया? 3,000 करोड़। सर हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा 3,000 करोड़ को बैंक इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेता है और उसी में से कुछ परसेंट आपको दे देता है। मतलब क्या बिजनेस है? सोचो कि दूसरे के पैसा से हम पैसा कमा रहे हैं। मान लो ना 3,000 इन्वेस्ट किया, मैं 10% कमाता हूं, तो 3,000 का 10% 300 करोड़। और आपको पता है सेविंग अकाउंट जब आप खोलते हैं तो 3%, 3.5% का ब्याज देते हैं। कितने परसेंट? 3.5-4% का ब्याज देते हैं। तो मान लीजिए 3,000 का 4% मान लो 120 करोड़, कमा कितना रहे? 300 करोड़। वो आपको रिटर्न कितना कर देंगे? 120। फिर भी पॉकेट में बैंक के कितना चला गया? 180। और उसमें 1 रुपए भी उनका इन्वेस्टमेंट नहीं। मतलब बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस आइडिया कब पता चलेगा? जब आप थोड़े ग्रो हो जाएंगे, बाहर जाके थोड़ा स्टडी करेंगे, तब आपको ये सब चीज पता चलेगा। अभी तो हमें लगता है सर बिजनेस का मतलब दुकान होता है, नहीं, आजकल दुकान से बहुत आगे हो गया है। और आजकल फिजिकल बिजनेस से ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इंफॉर्मेशन सिस्टम की, समझ लीजिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे है? हम अकाउंटिंग के हेल्प से बिजनेस का इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। और वही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यूजर डिसीजन लेते हैं। लिख लीजिए, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, अकाउंटिंग serves as an information system
showing financial information about the business enterprise. Types of accounting information. Accounting serves as an information system which shows financial information about the business enterprise. Enterprise बोल लीजिए, organization बोल लीजिए, सबका मीनिंग यही है कि business entity. कभी भी ये वर्ड मिल जाए इंटरप्राइज, मतलब समझ जाना कोई ऐसा संगठन है जो क्या चला रहा है, बिजनेस चला रहा है. क्या चला रहा है सर? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, ये सब क्या है? इंटरप्राइज है. इंटरप्राइज का होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर पॉइंट. लेकिन जब मैं बोलूंगा देवी मंदिर, एमडीडीएम कॉलेज, सर ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है. संगठन दो तरह के हो सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट मेकिंग और सर जो प्रॉफिट मेकिंग होता है उसी को बिजनेस का नाम दे देते हैं, और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होता है वो वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं. जितने भी मंदिर हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, मुझे बताइए वो प्रॉफिट मेकिंग होंगे या नॉन प्रॉफिट मेकिंग? सर क्या इसकी भी अकाउंटिंग सीखनी है? हाँ, हम लोग बिजनेस का भी सीखते हैं, हर चीज का सीखेंगे. कुछ क्लास 11th में आएगा और कुछ क्लास 12th में आएगा. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स. आप बताओ कौन कौन सा इंफॉर्मेशन बिजनेस से पता चलता था? सर वही इंफॉर्मेशन अबाउट, बताइए बिजनेस के बारे में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन पता चलेगा? इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस. इसी को टाइप्स का नाम दे दिया गया. सेकंड, इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, और थोड़ा सा मैं और इसमें लिख रहा हूं कैपिटल. और थर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट कैश पोजीशन. सर अकाउंटिंग से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल सकता है? ऐसे हमने ऑलरेडी कह रखा है कि अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट और लॉस. अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलेगा? कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है. और ध्यान रखना, मालिक भी पैसा लगाएगा तो कैपिटल के बारे में पता चलेगा. और तीसरा हमने लिखा सर, अकाउंटिंग के हेल्प से हमें ये भी पता चलता है कि बिजनेस में कैश का पोजीशन, कैश कितना आया है और कितना गया है. फटाफट से बताओ तो. अगर मान लो मेरा एक पुराना बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है, इस साल के शुरुआत में मेरे पास 1,00,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,00,000. सर इस साल इनफ्लो हुआ, आया 5,00,000, तो बताओ 1,00,000 पहले से था, 5,00,000 आया, तो कितना हो जाएगा? और सर इस साल आउटफ्लो हो गया 4,00,000 का. आउटफ्लो समझ रहे हैं? पेमेंट कर दिया होगा 4,00,000 का, तो बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? सर मतलब ये कंप्लीट कैश पोजीशन, ओपनिंग बैलेंस, इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, और सर इसके हेल्प से क्या पता चल जाएगा? आप बताओ क्या पता चलेगा? क्लोजिंग बैलेंस. ये सारा कुछ आपको किससे पता चल सकता है? मुझे बताइए ये सारा चीज किसके हेल्प से पता चल सकता है? अकाउंटिंग के हेल्प से. कितना पहले था, कितना आया, कितना गया. सर मतलब कैश का भी इंफॉर्मेशन हम किससे हेल्प से निकाल सकते हैं? अकाउंटिंग के हेल्प से. कंसेप्ट नंबर 9, कंसेप्ट 9, क्वालिटेटिव
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लिख लीजिएगा तो फिर समझते हैं। हो गया, लिख लिया याद? सर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सुन लीजिए, सुनिए, हो गया, पीछे हो गया रिसु। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये पहले मुझे बताओ। पहले मान लो मैंने दो स्टूडेंट कहा, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, दो स्टूडेंट है, एक को मार्क्स आया मान लीजिए 40 और एक को आया 99। मान लीजिए मैथ्स का नंबर है, एक को 100 में कितना आया है, 40 आया है, एक को कितना आया, 99। मुझे ये बताइए ये अभी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? नहीं नहीं, ये 40 नंबर मार्क्स, ये मार्क्स अभी किसमें है, क्वांटिटेटिव है। सर ये मार्क्स का बिहेवियर तो क्वांटिटेटिव है, लेकिन इससे हम कुछ क्वालिटी फीचर निकालने वाले हैं। मैं बताओ, मैं किस बच्चे को पुअर बोलूंगा और किस बच्चे को इंटेलिजेंट बोलूंगा? इस मार्क्स के बेसिस पे हम लोग एक्स को पुअर बोलेंगे। अच्छा, मैं मार्क्स के बेसिस पे, कभी कभी नंबर कम भी आता है, लेकिन दिमाग जिस बच्चे का नंबर कम है उसके पास भी ज्यादा होता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, नंबर कम आना ज्यादा होना इट डजंट इंडिकेट कि एक पर्सन की अपनी नॉलेज क्या है। हो सकता है कोई बच्चा सही से पढ़ाई नहीं किया हो, इस वजह से भी नंबर कम आ गए, तो बड़े सारे सर्कमस्टांसेस। अच्छा 99 जिसको आया वो कौन होगा? अब इसका मतलब ये नहीं कि सर बोल दिए कम आया तो हम कम ही लाएंगे और कहेंगे हम तेज है। पुअर और इंटेलिजेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो वर्ड मैंने यूज किया, एक्स इज पुअर एंड वाई इज इंटेलिजेंट, मुझे बताइए ये वर्ड पुअर और इंटेलिजेंट ये क्वांटिटी है या क्वालिटी है? सर अच्छा, खराब, तेज, सर डल, पुअर, इंटेलिजेंट, ये सब कौन सा वर्ड है? क्वालिटी शो करता है। रिच, पुअर, ये सब कौन है? क्वालिटी। तो मैं ये बताना चाह रहा कि सर अकाउंटिंग में भी सुन लीजिए, दो कंपनी है, एक्स कंपनी वाई कंपनी, दो कंपनी है, एक्स कंपनी वाई कंपनी। सर हम जो प्रॉफिट लॉस मेजर करते हैं वो भी किस में मेजर होगा? नंबर्स में, क्वांटिटी में होगा। लेकिन हम उस क्वांटिटी के हेल्प से हम बताएंगे कि सर एक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, वाई का परफॉर्मेंस खराब है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे वो इंफॉर्मेशन होगा तो क्वांटिटी में, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटी फीचर होगी, कुछ क्वालिटी फीचर होगी। अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन किस में होंगे? क्वांटिटी में। अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन मनी में होता है, तो मनी किस में होगा? क्वांटिटी में। लेकिन उस क्वांटिटी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ उसके क्वालिटी फीचर्स को बताएं। सर कौन कौन सा क्वालिटी फीचर बताओ? सबसे पहला, क्या आपको पहले हेडिंग क्लियर हुआ? ये बताओ हम क्या करने जा रहे हैं। हम अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है जो क्वांटिटी में है, हम उसके कुछ क्वालिटी फीचर की बात करने जा रहे हैं। सर कौन सा क्वालिटी फीचर? पहला लिखिए तो, पहला अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल या अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be understandable to the users। सबसे पहला क्वालिटी फीचर कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सामने वाले को क्या होना चाहिए? बताओ, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। सर ये जो समझ आना चाहिए आप बोल रहे हो ना, ये क्वालिटी है। किसका क्वालिटी है? जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसका क्वालिटी। बताइए, रिपोर्ट कार्ड आपको दिया गया, मान लो आप पेरेंट्स बन के पहुंच, कभी कभी होता है ना छोटे भाई का पेरेंट्स बन के चले जाते हैं, आज तो हम छोटे भाई, और मान लीजिए उसके रिपोर्ट कार्ड में आया कि बच्चा को आया बी ग्रेड या मान लीजिए ए ग्रेड आया। अब आपको ग्रेड का नॉलेज, बताइए, अगर आपको इस ग्रेडिंग का नॉलेज नहीं है कि ए ग्रेड का मतलब क्या, हम लोग अपने जमाना में परसेंटेज वाला किए थे 10%, अभी सीजीपीए आता था, आपको पता है। मान लो ए ग्रेड आप गए और ए ग्रेड आपको पता नहीं है और आप अपने छोटे भाई को पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो कि क्या लेके आए, ए ग्रेड लेके आए, खराब होता है। फिर मैम ने बताया कि नहीं 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 सर, ए ग्रेड का मतलब ये है कि बच्चा 95% प्लस आया।
मुझे बताइए सर, आपका इंफॉर्मेशन जो आपने दिया वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को क्या होना चाहिए, समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन क्वांटिटी में है लेकिन वो यूजर्स के लिए क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं अंडरस्टैंडेबल, ये कौन सा है सर, क्वालिटेटिव फीचर्स। क्लियर है पॉइंट। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को दीजिए वो क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आएगा तो बेचारा डिसीजन सेकंड, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा तो बताओ आप सॉल्यूशन कैसे करो, सिंपल। सेकंड नंबर, अंडरस्टैंडेबल के बाद लिखिएगा रेलिवेंसी। रेलिवेंस कहने का तो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। बस एक दो चैप्टर थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए थ्योरेटिकल, उसके बाद से तो सारा प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट। रेलेवेंसी, सिग्निफिकेंट, अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपका बेस बनाएगा और यही बेस आगे आपको काम आ जाएगा। सर रेलेवेंसी सिग्निफिकेंट क्या है, आप जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो वो यूजर्स के लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर उसके लिए सिग्निफिकेंट है ही नहीं तो सर वो इंफॉर्मेशन उसके काम का। एग्जाम्पल, आप मेरे पास अकाउंट्स पढ़ने आ रहे हो और मैं अभी फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं, बताओ पढ़ोगे या भाग जाओगे, सर वो आपके काम का नहीं है। मतलब मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, अगर आपको समझ लो आप किसी बिजनेस के ओनर हो और आपको पता करना है प्रॉफिट लॉस और आपका स्टाफ पूरा कहानी बताया जा रहा है कि साहब इस साल इतना बेचे, इतना ये हुआ, आप उसको डांट लगा दो, बोलो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा सीधा ये बताओ ना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स को दिया जाए वो उसके काम के लिए होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इमटेरियल या इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, बस। हाँ, टू द पॉइंट बस। होता ना, आप लोग कभी कभी थ्योरी पेपर में पूरा घुमा के लिख के आते हैं ताकि नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा जनरली आप लोग सोशल साइंस में करते हैं। हिस्ट्री ये सब में लिखे जा रहे पेज भरना है। लिखिएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमेशा टू द पॉइंट आंसर दीजिए, समय का बहुत कीमत है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट, रिलेवेंट को सिग्निफिकेंट भी कहते हैं बच्चा या मटेरियल भी कहते हैं, मैं वर्ड थोड़ा यूज कर दूं, मटेरियल टू द यूजर्स। अब मटेरियल का मतलब यहाँ वस्तु नहीं है, एक मटेरियल का मतलब क्या होता है, वस्तु, कहते हैं ना मटेरियल है। सर यहाँ मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। थर्ड, रिलायबिलिटी। ये वर्ड याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, ये पक्का रहता है। इवन पहले जब सब्जेक्टिव होते थे तो 3-4 नंबर का इससे क्वेश्चन आ जाता था, जैसे वो सीधा सीधा बोलते थे कि बताओ क्वालिटी फीचर क्या। तो अभी कितने पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है आपका, रिलायबल। अच्छा रिलायबिलिटी का मतलब बताएंगे, रिलायबिलिटी मीनिंग, रिलायबल का मतलब, ठीक है, विश्वास से, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन में कोई एरर, आप उस इंफॉर्मेशन पे फेथ, ट्रस्ट, विश्वास कर सके तभी तो आप डिसीजन लेंगे। मतलब ये कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी यूजर्स को दो वो भाई फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती, अगर गलत बेसिस पे आप डिसीजन लोगे तो यूजर का डिसीजन भी गलत होगा। तो ये सिंपल यही कह रहा है, लिख लीजिए सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम, हाँ, इंफॉर्मेशन मस्ट बी, मैं लिख देता हूं मस्ट बी रिलायबल टू द यूजर्स, that is free from errors and personal bias। ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है समझा देता हूं, पर्सनल बायसनेस से, बायसनेस मतलब फेवरिज्म, पक्षपात, ये तो ऐसा लग रहा है आघात की तरह, पक्षपात। होता ना कभी कभी दोस्त गलती भी कर रहा है फिर भी उसी का फेवर लेके खड़े है,
मेरा दोस्ती सही होगा। वैसे ही कभी कभी मालिक अपने फायदे के लिए क्या करता है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए, और विश्वास तभी करेंगे जब वो एरर से फ्री होना चाहिए। किससे? उसमें कोई भी गलती नहीं हो। और दूसरा सर, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। पर्सनल बायसनेस का मतलब ये होता है कि किसी के फेवर में जो जैसा है वैसा दो, किसी के फेवर में नहीं। मालिक को लगता है कि सर इस बार टैक्स ज्यादा लग जाएगा। आपको पता है, एक चीज बताओ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होते हैं कि बहुत सारे पर्सन इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी के शेयर मैंने भी खरीद रखे हैं, आपने भी खरीद रखा है, लेकिन मेन मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। मेन मालिक कौन है? लेकिन उनके शेयर कोई भी पब्लिक खरीद सकता है। स्टॉक मार्केट सुना है ना, शेयर बाजार खरीदते बेचते। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि बताओ, मुकेश अंबानी देख रहा है कि अरे इस साल ना ज्यादा अपने को और पैसा इन्वेस्ट करवाना है, तो बताओ वो क्या करेगा? पता है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा करवा दे। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लोग को लगेगा अरे बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, पैसा इसमें इन्वेस्ट कर। से हो सकता है कि मुकेश अंबानी पर्सनल बायसनेस में इन्वॉल्व हो जाए, से मतलब वहां पे अकाउंटिंग उसके फेवर में जाए, इंफॉर्मेशन कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और है। इसी को हमने विंडो ड्रेसिंग का भी नाम दिया था। और विंडो ड्रेसिंग अराइज होता है पर्सनल बायसनेस के कारण। बायसनेस का मतलब होता है किसी का फेवर लेना, भले ही वो गलत क्यों हो। लास्ट 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 फोर्थ पॉइंट, एक बस पॉइंट और। सर आपने कौन कौन से वर्ड लिख लिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। एक और वर्ड है कंपेरेबल। कंपेरेबल लिख लीजिए, फिर क्या समझाई देगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल इन नेचर। so as to facilitate users in decision making। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना। बस ये लास्ट आपका ये वर्डिंग है। चार आपके क्वालिटी फीचर होते हैं, अंडरस्टैंडेबल, रिलेवेंस, रिलायबल और कंपेरेबल। सर कंपेरेबल से वर्ड से समझ में आता है कि कंपेयर होना चाहिए। आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को दो, वो पक्का पक्का क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, तभी जाके यूजर सही डिसीजन ले पाए। आपने लिख लिया है? सर इसको एक एग्जांपल से समझा दूं? एग्जांपल दूं? ऐसे थोड़ा सा बाउंस कर रहा है। मैंने कहा एग्जांपल लो, यहाँ पे समझिएगा, लिखिएगा नहीं, ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक कंपनी है टाटा। टाटा इंडिया की कंपनी है, यस ना? टाटा इंडिया की कंपनी है। और सर एक बाहर की कंपनी ले लेते हैं, बताओ कोई बाहर की कंपनी का कार। कौन सा कार? टेस्ला। हाँ चलिए टेस्ला। मैंने बोला टाटा की जो सेल होती है, प्रॉफिट है, वो सपोज कर लीजिए रुपीज, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 10 लैक्स। तो मान लीजिए 10 की जगह कर देते हैं 40 लैक्स। और इनकी जो प्रॉफिट है वो डॉलर, टेस्ला यूएसए की है। भाई ये कहाँ ऑपरेट कर रहा है? इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में। और इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिया में। तो ये अपनी रिपोर्टिंग किस में करता होगा? रुपीज में। और ये अपनी रिपोर्टिंग किस में करता होगा? डॉलर में। आप जिस देश में होंगे करेंसी भी तो उसी का रखेंगे ना। तो डॉलर, सर ऐसा करते हैं, डॉलर 1 लाख रख देते हैं, इनका प्रॉफिट 1 लाख डॉलर। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, कंपेयर करके बताओ कौन सी कंपनी का, कौन सी कंपनी का, या इसको ऐसा करते हैं, डॉलर 50,000 कर देते हैं। आप लोग आजकल बड़े चालाक हैं, फटाफट से बता देते हैं। मुझे बताइए, डॉलर 50 कर दिया, कंपेयर करके बताइए कि किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है। कैसे इंडिया? मुझे ये नहीं पता, मुझे ये बताइए क्या अभी कंपेयर हो सकता है यार? एक बात बताइए, एक रुपीज में है और एक डॉलर में है। आप लोग, हाँ आप लोग अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि एक डॉलर का वैल्यू इतना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये इंफॉर्मेशन अभी कंपेरेबल है? क्या इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम? द आंसर इज नो। सर हमें या तो रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, या डॉलर को, भाई बेस सेम होगा तब तो आप कंपेयर कर पाएंगे। एक नर्सरी के बच्चे को क्लास 12 के बच्चे के मार्कशीट से कंपेयर, भाई नर्सरी का बच्चा हमेशा 99% लाता है।
आप नर्सरी के बच्चा को यूपीएससी के एग्जाम के से कंपेयर नहीं कर सकते सर, आप बेस दोनों का अलग ले रहे हो। तो सर इसका मतलब हमें बेस, अच्छा बताओ मुझे, अब अगर मैंने कहा $1 बराबर 90 रुपए, ऐसे अभी चल रहा है $1.76 के आसपास। सर डॉलर वेरी करता है, किसी दिन 75 है, किसी दिन 76 है। और ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12 में, एक चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। कौन सा चैप्टर आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, सुना है फॉरेन करेंसी? अच्छा बताओ मुझे फटाफट, डॉलर है, पाउंड है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, थोड़ा सा नॉलेज जीके में पढ़े होंगे ना, येन है, रुपया है, दिनार है। सर क्या इसमें भी बिजनेस हो सकता है? अगर मैंने 70 का डॉलर 90 में बेच दिया, बताओ, मैंने $1 खरीदा था जब 60 का चल रहा था, और आज $1 90 का हो गया। मैंने $1,00,000 खरीदा था, तो $1,00,000 मैंने 60 का कितना में खरीदा होगा? 60 लाख में। और आज 90 रुपए चल रहा है, मतलब आज उसकी कीमत 90। सर आज बेचूंगा तो 30 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में भी बिजनेस हो सकता है? यस, करते ही है, जितने बैंक है सब करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में बिजनेस। सर लेकिन हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी हमें गुड्स का ही सिखाओ, चॉकलेट का। चलिए मुझे ये बताइए, $1 का है, तो 90 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट बताओ तो चेंज। अब ये रुपीज में अगर काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 47। और इसकी रुपीज कितनी है? 40। तो सर अब हम कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आप कंपेयर करते तो आप अभी बोलोगे सर कि टेस्ला का प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन सर यही $1 मान लो 70 का है। अब आप बताइए 70 को 50 से मल्टीप्लाई, 7×5 कितना होता है? 35 लाख। सर मतलब चेंज हो गया, अब आपका कौन सा ज्यादा होगा? टाटा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा बच्चा कि एक फिगर रुपीज में, एक फिगर डॉलर में, वो अभी कंपेरेबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा कि इंफॉर्मेशन जो भी दो यूजर्स को, वो इंफॉर्मेशन वो दूसरे कंपनी से क्या कर सके? कंपेरेबल कर सके, तभी जाके वो सही डिसीजन ले पाएगी। इतनी बात क्लियर है? सर एक काम करें, एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो ये वाला, ये एग्जाम्पल फटाफट लिख के खत्म कीजिए इस टॉपिक। बस अब हो गया, एक और पॉइंट है, ये चैप्टर फिनिश। मैं अभी यहाँ पे ये एग्जांपल लिख लीजिए, अभी ये कंपेरेबल नहीं है, नॉट कंपेरेबल। अगर मैं दोनों को कन्वर्ट कर दूं, ये 40 लाख, और मान लीजिए $1, हाँ 70 ही रखते, मतलब अपनी कंपनी को, टाटा को ज्यादा बढ़ा के, जबकि टेस्ला आपको पता है किसकी है? एलॉन मस्क। और एलॉन, हाँ रुपीज इसकी कितनी हो जाएगी? सर 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, $50,000 से, $50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 × 70 यानी 35 लाख। टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी है, जो इसके ओनर है, और ये कंपनी अभी वर्ल्ड में रिचेस्ट में आपके टॉप 5 में आ जाती है। मतलब थोड़ा मोड़ा चेंज होते रहता है। अभी भी नंबर 1 पे कौन बने हुए हैं? अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस। थोड़ा नॉलेज लीजिएगा, ये सब कभी कभी पढ़ लीजिएगा मैगजीन से, चेंज होते रहता है। 40 लाख। अब हम कंपेयर करके बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ, टिक का साइन लिख लीजिए, नाउ कंपेरेबल। आपको लॉजिक क्लियर हो गया ना? कंपेरेबल, $50,000 मल्टीप्लाई, मतलब अगर सीधा सीधा बोला जाए तो कौन कौन से 4 क्वालिटी फीचर आ गए? जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटिटी में है, लेकिन उसके 4 क्वालिटी फीचर कौन कौन? सर आपने सबसे पहले कौन सा फीचर कहा? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फिर आपने कौन सा फीचर कहा? रिलेवेंसी होना चाहिए। रिलेवेंस कहने का था इंपॉर्टेंस होना चाहिए उसकी। थर्ड, रिलायबल होना चाहिए, भरोसा कर सके उस इंफॉर्मेशन पे। और फोर्थ क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। दीज आर द 4 क्वालिटी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो है खुद तो क्वांटिटी में, लेकिन हम उसकी कुछ क्वालिटी फीचर ढूंढने की कोशिश करें। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, कंसेप्ट नंबर 10, कंसेप्ट 10, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यहां तक कोई दिक्कत?
पक्का क्लियर है? अकाउंटिंग का सिस्टम। अच्छा सर, अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है? तो इसमें अकाउंटिंग करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको हेडिंग डाल दीजिए, तो हेडिंग डाल दीजिए फिर समझते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम। और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। यहां तक लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। हेडिंग सिर्फ डाल लीजिए। सर हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जो काम करने का तरीका होता है उसी को आप सिस्टम बोलते हैं। तो अकाउंटिंग दो तरीके से होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है और एक डबल एंट्री। अब ये है क्या, इस चीज को समझते हैं। सिंगल मतलब एक अकेला, क्लियर पॉइंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। सर ये एक एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ सुन लीजिए, जैसे जो छोटे मोटे दुकान वाले होते हैं, मान लीजिए वो छोटे मोटे दुकान वाले जैसे होते हैं ना, जनरल स्टोर, किराना या सब्जी वाले, फल वाले। सर एक बात बताओ, उन्होंने मान लो एक फैन परचेस किया, फैन खरीदा है, या वेगिंग मशीन, तराजू होता है ना, तराजू खरीदा है। तो वो पता है, वो इसको कभी भी ये नहीं लिखते कि तराजू प्लस हो रहा है, वो क्या लिखते हैं, हमने कैश माइनस किया है। सर मतलब उन्होंने तराजू खरीदा है, बताओ तराजू खरीदा है तो वो क्या दिखाते होंगे, इतना पेमेंट किया है, हमने इतना कैश का माइनस किया है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम जहां पे कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं होता। सर एक ट्रांजेक्शन के सारे एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ वो अपने दिमाग में किसको बैठा के रखते, कैश को, कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, या उधार कितना बेचा है या उधार कितना खरीदा है, बस इतने से ही मतलब है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बोलो, लॉजिकली बोलो, तो तराजू भी तो आया था। आप सोच के देखो, मुझे बताओ, अगर आपने तराजू खरीदा है, वेगिंग मशीन या एसी खरीदा है, तो डबल इफेक्ट क्या होगा? सर डबल इफेक्ट, एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट, अगर एसी प्लस हो रहा है तो कैश माइनस, मतलब इस ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, एसी आ भी रहा है और कैश जा भी रहा है। सर जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वो बस इतना सोचते हैं कि हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, पेमेंट। लेकिन जब हम पढ़ेंगे हमें कंप्लीट इसके बारे में पढ़ना है। आप सोच के बताओ, सर डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है आप ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करो। और ट्रांजैक्शन का सारा एस्पेक्ट, लैपटॉप खरीदा है तो बताइए, लैपटॉप खरीदा है तो दो एस्पेक्ट्स होगा, लैपटॉप प्लस और कैश माइनस। बात समझ रहे हैं? सर मुझे रेंट का पेमेंट करना है तो रेंट पेमेंट होगा तो कैश माइनस, और मेरा खर्च, मेरा एक्सपेंस प्लस। आप पेमेंट किस चीज का कर रहे हो? खर्च का। मतलब दो तरीके से अकाउंटिंग होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम सर वो जनरल नेचर का है, वो नॉर्मल नेचर का है सर, इसके लिए आपको अलग से स्टडी करने की कोई जरूरत। और जनरल जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, वो सब किस पे करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उनको डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज। जाके किसी दुकान वाले से पूछिएगा, भैया आप किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, वो बोलेगा मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ आप पूछिएगा कि भैया कितना कैश आया कितना कैश गया, वो अलग से एक कॉपी में मेंटेन करते हैं कि इतना दिन भर में इतना कैश आया है और इतना कैश गया। एक अलग से कॉपी और मेंटेन करते हैं उधार के लिए। मतलब सर वो दो ही चीज रिकॉर्ड करते हैं, या तो उधार बेचा तो नाम लिख देते हैं, नाम में कितना उधार बेचा, या फिर वो कैश कितना आया, कैश कितना। इसके अलावा जो अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं ट्रांजैक्शंस के, उनको रिकॉर्ड नहीं करते। मुझे बताइए, जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे या डबल एंट्री? डबल एंट्री। सर डबल एंट्री एक साइंटिफिकली तरीका है जिसमें आप कहते हो हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने पहलू होंगे, दो, एक डेबिट होगा तो दूसरा, एक प्लस होगा तो दूसरा। और फैक्ट है सर, अगर हेड होगा तो टेल भी होगा, अगर अप होगा तो डाउन भी होगा, पॉजिटिव होगा तो माइनस होगा तो प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी होगा। और ये देने वाले कौन है, ये डबल एंट्री सिस्टम का जन्म देने वाले कौन है? एक मैथमेटिशियन। मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो दिया है सर, ये कौन पर्सन दिए हैं बच्चा? ये कोई कॉमर्स का बच्चा नहीं दिया था, उस टाइम कॉमर्स कुछ होता ही नहीं रहा, ये मैथ्स का ही एक अलग ब्रांच निकल के आ गया। सर मैथ्स का ही एक अलग ब्रांच निकल के आ गया। और उनके एक अलजेब्रा के बुक में, उनका बुक आया था अलजेब्रा, उस बुक में एक चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम। और वहां से सोचिए एक चैप्टर से आज ये अलग पूरा फील्ड बन गया। से फील्ड बनेगा, जैसे व्यापार ग्रो होगा तो व्यापार को मेंटेन करने के लिए एक अलग फील्ड स्पेशलाइजेशन आएगा ही आएगा। जैसे आपने कभी सुना हो एमबीए, एमबीए फाइनेंस में करते हैं, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में करते हैं, एमबीए प्रोडक्शन मैनेजर में करते हैं, एमबीए एग्रीकल्चर में करते हैं।
सर मतलब आप अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं। कभी आपने मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर सिस्टम अकाउंटिंग के दो हैं, कौन कौन से, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। आप कंप्लीट स्टडी किसका करने वाले हो, डबल एंट्री सिस्टम। लिख लीजिए तो एक दो पॉइंट साथ में डिफरेंस बना के लिख लीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिस्टम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच, डिफरेंस बना के ही लिखेंगे, एक पॉइंट में इसका लिखवाऊंगा, एक पॉइंट इसका लिखवाऊंगा। इन विच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। आप इधर का खुद से लिख लोगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे क्या होगा आप बताओ। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच all aspects of transaction, all aspects of a transaction are recorded. इसको हम लोग कहते हैं also known as incomplete recordings, incomplete system या recordings। अच्छा, इसको इनकम्प्लीट कहते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम को क्या कहते होंगे, कंप्लीट, ऑल्सो नोन एज कंप्लीट सिस्टम। Here only cash and personal अकाउंट्स आर मेंटेन। पर्सनल अकाउंट समझते हैं, पर्सन से जो बिलोंग करता है। आप उधार बेचोगे राम को तो किसका खाता मेंटेन करोगे, राम का। सोहन को बेचोगे तो होता है, किराने वाले भैया से जाके पूछिएगा, वो अलग से आपके नाम का खाता अलग चलाते होंगे। कैश पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। हियर all accounts, all accounts, real, personal, all accounts, real, personal, nominal, all accounts, real, personal, nominal are maintained। सर ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या है, ये मैं आपको एक जगह सिखाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि अकाउंट को तीन टाइप में यहाँ पे बांटा गया है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। जो पर्सन से बिलोंग करे वो कौन सा अकाउंट, पर्सनल। क्लियर है पॉइंट। जो आपके फिजिकल से बिलोंग करे, फिजिकल गुड्स, बिल्डिंग, बताइए बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, ये सब कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल, जो वास्तविकता में दिखता है। और नॉमिनल से, नॉमिनल जो नाम मात्र का अकाउंट है। अच्छा, कोई खर्चा का अपना वजूद नहीं होता जब तक कि उसका पेमेंट ना हो। एक बात बताओ, सोच के याद ध्यान दो, 100 रुपए का सामान है या 10,000 का सामान, मैंने 10,000 नहीं रखते, 1,00,000, 1,00,000 का सामान 1,20,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना। आप मुझे बोले कि सर चलो पार्टी दो, 20,000 कमाए हो, पार्टी तो बनता है। अच्छा, मैंने ये बात कहा कि बच्चे मैंने उधार बेचा है, मुझे बताइए क्या मैं अब पार्टी दे सकता हूँ, प्रॉफिट है लेकिन कैश। मैं रेस्टोरेंट में जाके बोलूंगा कि देखो मैंने प्रॉफिट कमाया 20,000 का, पार्टी दे दो इनको, क्या वो देंगे, उनको क्या चाहिए। मतलब सर प्रॉफिट का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक वो किसी एसेट में रियलाइज ना हो जाए। क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ आया, क्लिक हुआ। सर जो प्रॉफिट लॉस ये सब आप कहते हो ना, ये सब नॉमिनल अकाउंट है, इसका अपना वजूद तभी आएगा जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में, और कैश इज अ रियल अकाउंट। ये सब सीखेंगे, कैश इज अ रियल अकाउंट। लिखिएगा, नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, नॉट अ साइंटिफिक सिस्टम। अच्छा, साइंटिफिक सिस्टम कहने का होता है एक लॉजिकल सिस्टम, है ना, जो लॉजिक पे बेस्ड हो, रीजन बेस्ड। सर जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है,
इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम। और ये साइंटिफिक सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड एज अप्लाइड। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? अप्लाइड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ये सिंपल कहता है, इसको हम लोग कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये एक नियम है अकाउंटिंग में, जिसमें कहता है एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो पहलू होंगे। सर एक को आप डेबिट करोगे तो दूसरा LHS इक्वल टू RHS, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। फॉलोड बाय लास्ट पॉइंट। सर ये कौन फॉलो करता है, किसके द्वारा? आप खुद बताओ। क्या लार्ज जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते होंगे? नहीं। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होता ना तो आपको अकाउंट्स पढ़ना ही नहीं होगा। सोचो ना, क्या सब्जी फल वाले सर अकाउंट्स की पढ़ाई करके जाते होंगे सब्जी बेचने? तो वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं? सिंगल एंट्री। लेकिन जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है, सर वो लोग कौन सा मेंटेन कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर में कौन सा रूल होगा? डेबिट एंड, और कौन सा सिस्टम होगा? डबल एंट्री सिस्टम। फॉलोड बाय स्मॉल शॉपकीपर्स, वही वेंडर्स आप कह सकते हैं, शॉपकीपर्स या स्मॉल प्रोफेशनल्स। से स्मॉल प्रोफेशनल्स कहने का मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते होगे तो देखते होगे वो लोग क्या करता है, 400 रुपए ले लेता है, एक जगह मेंटेन करता है कैश वाला। हाँ, लेकिन बाद में उसकी भी रिकॉर्डिंग सही से होती है धीरे धीरे। प्रोफेशनल्स, और ये कौन करते हैं? फॉलोड बाय लार्ज बिजनेस। लार्ज लिख लीजिए या रजिस्टर्ड लिख लीजिए। रजिस्टर्ड, अगर आप किसी एक्ट में किसी कानून में रजिस्टर्ड है, जैसे आपको GST का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पता है GST का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सर आपको मान लीजिए एक कानून इंडिया में कंपनीज एक्ट। सर जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो सब किस फॉर्म में चलते हैं इंडिया में? कंपनी के फॉर्म में। और उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एक कानून है जिसको कहते हैं कंपनीज एक्ट। सर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को खरीदना बेचना है, तो क्या वहां पे भी हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता होगा? यस। तो मेरा ये कहना है बच्चा कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सीधा सीधा वो सब क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। लार्ज और रजिस्टर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस। अभी 5-10 मिनट, वो तो लास्ट का एक्स्ट्रा चलता है ना 5-10 मिनट, तो कितना अच्छा लगता है। आप लोग एकदम शांति से, मजा आता है ऐसे पढ़ाने और ऐसे पढ़ने। हाँ? 1 घंटा की पढ़ाई में क्या ब्रेक, बस फटाफट अच्छा फटाफट खत्म कर रहा हूँ मैं। अब कुछ भी नहीं है, फर्स्ट चैप्टर अपना एंड है। पूरे फर्स्ट चैप्टर में टोटल आप कॉपी से बता दो मुझे कितने कंसेप्ट थे। कंसेप्ट नंबर 1 फटाफट 10 कंसेप्ट थे। आपने सबसे पहले अकाउंटेंसी समझा, फिर अकाउंटेंसी के बाद अकाउंटिंग समझा, अकाउंटिंग के बाद वो इसके प्रोसेस। फटाफट आप कॉपी में देखते जाओ, कल से शुरू से देख लो, शुरू से देख लो आपने क्या क्या लिखा। सर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को, पेपर का नाम समझा अकाउंटेंसी, फिर आपने समझाया अकाउंटिंग क्या होता है, फिर हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बाद फिर क्या समझाया आपने? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर आपने क्या समझाया? फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, सब एक ही है अकाउंटिंग। फिर आपने क्या समझाया सर? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या कमी है। फिर आपने क्या समझाया? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बुक कीपिंग क्या होता है। फिर आपने समझाया सर अकाउंटिंग साइंस है, आर्ट्स है या दोनों है। कंक्लूजन निकला था अकाउंटिंग दोनों है। फिर उसके बाद आपने समझाया अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां से हम बिजनेस का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या समझा था? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कितने? 4। अंडरस्टैंडेबल, रिलेवेंस, रिलायबल और कंपेरेबल, ये 4 होने चाहिए। फिर आपने क्या बताया सर लास्ट में? कितने सिस्टम? 2, सिंगल एंट्री और। सर हमारा सारा चैप्टर किस पे टिका हुआ है? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम इतना कहता है हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 एस्पेक्ट, एक डेबिट तो दूसरा। ये डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, ये अलग चैप्टर। ये सारा पॉइंट आपका डन हो गया। बुक है अपने पास? सर आज बुक फटाफट ओपन कीजिए। हाँ मैं अभी वही चीज बताने वाला था, मेरे पास यहाँ पे डबल एंट्री बुक नहीं, आपका जो पेपर का नाम है वो एक्चुअल में CBSE ने जो डिसाइड किया वो अकाउंटेंसी है, लेकिन हाँ उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं।
डबल एंट्री, अच्छे देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार यहाँ पे कहाँ गया देखो। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए तो। अच्छा, जिनके पास, देखो मैं क्लास के लिए फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉमन बुक रख रहा हूँ, आपको अलग से कोई भी बुक, जैसे एसके सिंह आपके पास, आप पढ़ो, बुक से कोई मायने नहीं है, हमें सीखना है कंसेप्ट। क्लियर है पॉइंट? सर क्या ये एसके सिंह में नहीं होगा? होगा। क्या ये एनसीईआरटी में नहीं होगा? होगा। सब बुक में होगा, लेकिन मुझे क्लास में तो एक कॉमन बुक रखना पड़ेगा ना, और कॉमन बुक हम लोग वैसा ही चूज करेंगे जो थोड़ा लेवल अच्छा हो बस। तो इसीलिए मैंने कहा एक बुक टीएस ग्रेवाल चलाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हमने यही चैप्टर पढ़ा सर, इस चैप्टर को खत्म किया। अब इस चैप्टर में आप एक बार देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मैंने ये अकाउंटिंग क्या होता है ये सब आपके साथ डिस्कस किया। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अच्छा ये सारे पॉइंट्स आप देखो सर, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को रिकॉर्ड करना, मेजर करना, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब होगा। बस यही है कि आपको पता है बुक जो होते हैं उसमें थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा हो, तो एक बार थोड़ा स्टडी कर लेना। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव्स, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, रोल सब में एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, और एक ही पॉइंट क्या है देखो सर, बार बार एक ही पॉइंट होगा। हाँ, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, प्रॉफिट लॉस जानना, पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी जानना, मैनेजमेंट को हेल्प करना, ये सारे पॉइंट सेम है। अब एक ही चीज को मैं रिपीट कितना बार करूं? फंक्शंस ये सब आप देखेंगे, अपनी नॉलेज के लिए आप जितना बुक पढ़ो वो सबसे अच्छा है सर। और इसमें क्या है, लिमिटेशंस कर दिया, रोल ऑफ अकाउंटिंग कर दिया, ये सब एक ही। अकाउंटिंग प्रोसेस एक बार देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन करना ट्रांजैक्शंस को, फिर क्या करते हैं, मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, और लास्ट में कम्युनिकेट। मैंने सीधा सीधा कहा अकाउंटिंग में रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। रिपोर्ट किसके लिए? बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अच्छा एक पॉइंट मुझे लगता है रह गया, तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ, रह गया कहने का मतलब देखूंगा तो लिखो, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। या चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आते आते पहला एक छोटा सा पॉइंट ब्रांचेज लिखवा दूंगा, फिर चैप्टर 2 पे इन कर जाएंगे। तो ये ब्रांचेज, अच्छा बुक कीपिंग हो गया, आप एक बार चेक कर लो। देखो मैं इसलिए आपको करवा दे रहा ताकि आपको ये ना लगे कि सर सीधा सीधा नोट्स लिखवा, नहीं, नोट्स लिखवाया आपके हेल्पफुल के लिए, एक टूल हो गया, लेकिन नोट्स को अगर मिक्स कर लेंगे बुक के साथ तो बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब पढ़ने का कमांड तभी है जब नोट्स भी हो जाए और साथ में आपके पास बुक्स भी हो जाए। सिर्फ नोट्स रटिएगा मत, रटने का कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। बुक कीपिंग क्या है, तो रिकॉर्ड करना, ये सब देख लो, ये सब अकाउंटिंग में डिफरेंस, अकाउंटेंसी। अच्छा ये देखो तो एक बार, ये मैंने आपको समझाया या नहीं? एक बार ये देख लीजिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, क्या वो बुक में नहीं है क्या? जैसे देखिए, अच्छा बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होता है। पहले कौन सा काम करेंगे? बुक कीपिंग। आपको याद है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग, और रिपोर्ट प्रिपेयर करना किसमें होता है? अकाउंटिंग। तो पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं। अच्छा बुक कीपिंग का मेन काम क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट बनाना और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना। प्लीज बात नहीं, पीछे बात नहीं। नेचर ऑफ जॉब, सर बुक कीपिंग का काम कोई भी कर लेगा, रूटीन नेचर होता है, क्या बोलते हैं इसको? रूटीन नेचर। सर जबकि अकाउंटिंग का काम देख लीजिए क्या होता है, दिस जॉब इज एनालिटिकल नेचर। एनालिटिकल मतलब आपको वहां पे पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज वही कर सकता है जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, जो एक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट देख लीजिए, इट इज, ठीक है, ये कौन कर सकता है? कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, कोई भी जूनियर स्टाफ। लेकिन अकाउंटिंग का काम कौन करेगा? स्पेशलाइज्ड पर्सन है, तो ये कौन करता है? सीनियर स्टाफ। सीनियर स्टाफ का मतलब एक्सपर्ट, ये आप कर लेंगे। एक लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग के लिए अलग से कोई आपको स्पेशल स्किल, लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट स्किल की जरूरत है।
मतलब सीधा बात है सर, अकाउंटिंग बड़ा फील्ड है, आप अकाउंटिंग कर लोगे तो बुक कीपिंग भी आ जाएगा। ये सारे पॉइंट थे। अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ, अच्छा कौन कौन से देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में किसके बारे में पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस। पोजीशन कहने का होता है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। और सर और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में पता चलेगा, कैश पोजीशन। ये सब मैंने लिखवा भी दिया है। सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है देख लीजिए। रिलायबिलिटी होना चाहिए, रिलेवेंसी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, और क्या और क्या और क्या, एक और पॉइंट था कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। सेम पॉइंट आपने बोली। तो मैं आपके साथ अभी इतना ही रहने दीजिए। कल के क्लास में एक स्टार्टिंग में छोटा पॉइंट लिखवाऊंगा और इन करूंगा चैप्टर 2 पे। टारगेट अपना क्या है, टारगेट ये है मैं आपको आपके स्टडी का टारगेट बता दे रहा हूं जो हमारा चल रहा है। देख लीजिए एक बार, आपका यही टारगेट है अकाउंट्स का जो टारगेट है, ठीक है। 4 अगस्त से 31 अक्टूबर 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने में समाप्त करना है, क्योंकि नवंबर या दिसंबर जो भी होगा उसमें एग्जाम अगर होगा, टर्म 1 एग्जाम, तो कौन सा अभी कौन सा पार्ट चल रहा है, पहला बेसिक्स। सर बेसिक्स के अंदर मैं आपको 2-3 चैप्टर छोटा छोटा सिखाऊंगा जिससे आपको नॉलेज अच्छे। सबसे पहला चैप्टर क्या आया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, टर्म्स मतलब वर्ड्स लाइक एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये सब कहते हैं किसको। सर ये 2 चैप्टर में अभी बेसिक में सिखाऊंगा और कुछ प्रिंसिपल भी। उसके बाद हम लोग किस चैप्टर में इन करेंगे, जर्नल। अच्छा बीच में कुछ चैप्टर होंगे जो आप सबसे लास्ट में सीखेंगे। सर बीच में कुछ चैप्टर कौन सा, आपके पास बुक है ना, एक बार बुक का इंडेक्स देखिए तो फटाफट से, अगर किसी भी पर्सन के पास बुक है तो देख लीजिए। आपको फ्लो समझ में आना चाहिए कि सर कैसे पढ़ाएंगे। पीछे बुक है तो बुक कब लीजिएगा, अभी अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि पढ़ना है नहीं पढ़ना। हाँ एनसीईआरटी कीजिए, लेकिन बच्चे एनसीईआरटी में एक चीज बोलता हूँ, अपडेट नहीं करता है। सर हम लोग क्लास में एनसीईआरटी क्यों नहीं प्रेफर करवा पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पुराना 5 साल पुराना चल रहा है, और जबकि सीबीएसई ने सिलेबस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सिलेबस कौन डिसाइड कर रहा है, सीबीएसई। और बुक्स कौन बना रहे हैं, एनसीईआरटी। अब होता क्या है, सीबीएसई सिलेबस हर साल चेंज कर देता है, लेकिन एनसीईआरटी अपने बुक को अपडेट, तो दिक्कत ये है। और प्राइवेट राइटर बुक को बेचने के लिए क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो इसमें से देख लीजिए इंडेक्स में, अब यहाँ पे इंडेक्स जो है आपका, हाँ ये देखिए तो इस यही इंडेक्स होगा कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर, फिर सेकंड आपका कौन सा आएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हम लोग कल से स्टार्ट कर लेंगे। ये दो चैप्टर अभी सीखने के बाद जब समझ जाएंगे तो मैं ध्यान से समझिए, इसके बाद मैं आपके साथ करूंगा चैप्टर 8 जर्नल। सर बीच का चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 जो छोटे छोटे थ्योरी चैप्टर है वो सब मैं करवाऊंगा एंड में। वो सब कब करेंगे, हम लोग एंड में करेंगे। अब हाँ अभी आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल चैप्टर पे जाएंगे, कौन से पे, जर्नल। और फिर वही हाँ जर्नल, फिर लेजर, फिर कैश बुक, अदर बुक, जीएसटी, बैंक रिकंसिलिएशन। ये ट्रायल बैलेंस इस टर्म में नहीं है, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये यहाँ तक आपको अक्टूबर तक समाप्त किया जाएगा, जिसको हम लोग कर रहे हैं टर्म 1। और सर नवंबर में जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर दिसंबर से जब स्टार्ट होगा तो ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आपके टर्म 2 के लिए। जैसे हुआ है ना, हाफ ईयरली डिवाइड कर दिया गया है। तो लेकिन हाँ टर्म 1 हो टर्म 2 हो, सर हम लोग कोर्स कब समाप्त कर लेंगे, पूरा कोर्स कब समाप्त कर लेंगे, सर जनवरी लास्ट तक, ताकि आपका मार्च में एग्जाम हो तो आप उसके लिए भी फुल्ली। लेकिन इसके लिए चाहिए एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन। और अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो हुआ तो कोर्स, आप जानते हैं बहुत सारे टीचर्स कोर्स को लेंदी खींचने, वो काम नहीं करवाइएगा। 3 क्लास समाप्त, 4 क्लास, इसलिए मैंने सारा का सारा आपका सिलेबस, हाँ इसीलिए सारा डिजाइन कर दिया, 4 क्लास, 7 क्लास, 4 क्लास, 4 क्लास, और इसी को मैं फॉलो करूंगा। अब बच्चे आए नहीं आए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना काम यहाँ पे पूरे ईमानदारी से परफॉर्म। थैंक यू सो मच।